हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में कि दो मैट्रिक्स सिमिलर कब हो सकते हैं, इनकी सिमिलरिटी की कंडीशन क्या होती है और इससे रिलेटेड एक हम थ्योरम भी पढ़ने वाले हैं। तो ये लेक्चर काफ़ी छोटा होने वाला है, तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है आज का, दैट इज़ सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्सेस कि यहाँ पे दो मैट्रिक्स सिमिलर कब हो सकते हैं। तो ये सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या होती है इनकी कंडीशन। तो इफ़ A and B are two square matrices, a square matrix of same order, then the matrix B is said to be similar to A if there exists a non-singular matrix P such that B is equal to P इनवर्स इंटू A इंटू P। ठीक है, तो इसकी जो है आप लोग इसका स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्सेस कि इफ़ A एंड B आर टू स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर। यहाँ पे दो बार सेम लिख दिया हमने कि यहाँ पर अगर A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर के, देन द मैट्रिक्स B इज सेड टू बी सिमिलर टू A। तो हम मैट्रिक्स B को कह सकते हैं कि वो A के सिमिलर होगा इफ़ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P। अगर यहाँ पे कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P, नॉन सिंगुलर मीन्स जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो, 0 के इक्वल ना हो। तो यहाँ पे अगर कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P इस तरह से एग्जिस्ट करता हो कि यहाँ पे B इज इक्वल टू कितना हो जाए, P इनवर्स का मल्टीप्लाई A के साथ करें, फिर उसका मल्टीप्लाई अगर P के साथ किया जाए तो अगर वो क्या आ जाए, B के इक्वल आ जाए, तो हम लोग कहेंगे B इज़ सिमिलर टू A। B इज़ सिमिलर टू A। और सिमिलरिटी कहने का मतलब क्या होता है, सिमिलरिटी मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग A की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें और B की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें, मैट्रिक्स A की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें और मैट्रिक्स B की, तो यहाँ पर दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू अगर इक्वल आती है तो कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या होते हैं, दोनों मैट्रिक्स सिमिलर होते हैं और हमारी कंडीशन ये होती है। ठीक है, तो ये होता है सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्सेस की कंडीशन। आइए देख लेते हैं कि कैसे जो है हम A को कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट A को डिटरमिनेंट B के इक्वल दिखा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए B इज इक्वल टू कितना लिया हमने, B इज इक्वल टू हमने लिया है यहाँ पर P इनवर्स इंटू A इंटू P। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग दोनों साइड डिटरमिनेंट वैल्यू ले लें तो डिटरमिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू हो सकता है यहाँ पर ये हो जाएगा P इनवर्स इंटू A इंटू P पूरे की डिटरमिनेंट वैल्यू। फिर यहाँ से देखिए ज़रा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू, अब ये डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट में अगर इनटू के टर्म में रहता है मैट्रिक्स तो सबका अलग अलग डिटरमिनेंट हो जाता है। यानी यहाँ पर P का डिटरमिनेंट इंटू A का डिटरमिनेंट इंटू P का डिटरमिनेंट। अब यहाँ से P और A को अगर हम लोग साथ में ले लें तो लिख सकते हैं कि P इनवर्स का डिटरमिनेंट इंटू P का डिटरमिनेंट इंटू A का डिटरमिनेंट, और इन दोनों को फिर से एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं डिटरमिनेंट B ऑफ इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं कितना है, इसको लिख सकते हैं P इनवर्स इंटू
P की डिटर्मिनेंट वैल्यू, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, और यहाँ से अगर इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए P इनवर्स इंटू P, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A, और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी यहाँ से कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो अगर दो मैट्रिक्स यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर सिमिलर हैं तो सिमिलरिटी की कंडीशन ये होती है कि P एक ऐसा मैट्रिक्स इस तरह से एग्जिस्ट करना चाहिए कि P इन्वर्स का मल्टीप्लाई A के साथ करें, फिर उसी का मल्टीप्लाई अगर हम लोग P के साथ करें तो ये वैल्यू B के इक्वल आ जाए, तब हम यहाँ पे कहेंगे कि B क्या होगा, B जो मैट्रिक्स होगा वो A के सिमिलर होगा। या फिर अगर हमको A को B के सिमिलर दिखाना है तो A को B के सिमिलर दिखाने के लिए हम इसको उलट दें, यानी ऐसे कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू हो जाएगा P इनवर्स इंटू B इंटू P, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे A जो होगा वो B के सिमिलर होगा। तो ये होता है हमारा सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, और ये होती है उसकी कंडीशन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी हमारा है जो कि आपके कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो आइए उस थ्योरम को भी देख लेते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि द सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्सेस इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे जो सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्सेस होता है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। थ्योरम का स्टेटमेंट हमारा ये है, थ्योरम ये कहता है कि सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्सेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पर हमारा जो सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्सेस होता है वो एक कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो ये होता है हमारा थ्योरम। तो देखिए यहाँ पर कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग उससे कहते हैं कि अगर कोई भी, अब यहाँ पे अगर मैट्रिक्स की बात की जा रही, ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन में हमको तीन चीज़ें दिखानी होती है। पहला हमारा होता है कंडीशन कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, या फिर कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिविटी, उसमें रिफ्लेक्सिविटी होनी चाहिए। सेकेंड हमारा होता है सिमेट्रिविटी, या फिर कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक। और थर्ड हमारा होता है ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई भी कह सकते हैं कि मैट्रिक्स यहाँ पर अगर इन तीनों कंडीशन को फुलफ़िल कर जाएगा, अगर हम लोग दो मैट्रिक्स इस तरह से लें कि यहाँ पे अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव लिख लेते हैं, कि अगर वो रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, और अगर ये तीनों कंडीशन को फुलफ़िल करता हो तो हम लोग उसे कहेंगे कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हम यहाँ पर मैट्रिक्स को सपोज करके फिर इन तीनों कंडीशन को हम लोग फुलफ़िल यहाँ पे करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं इसके प्रूफ के लिए नंबर 1 हम दिखाएंगे यहाँ पर कि रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव कंडीशन के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि आपको याद होना चाहिए कि अगर हम लोग बात करते हैं सेट की, तो अगर सेट में कुछ एलिमेंट इस तरह से एग्जिस्ट करें, मान लीजिए हमारे पास अगर कह सकते हैं कि A B C इस तरह से एलिमेंट है जो कि X से बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या दिखाना पड़ता है कि यहाँ पर A का कह सकते हैं कि A का A के साथ जो इमेज बनाए, या फिर B का B के साथ इमेज बनाए, या फिर C का C के साथ इमेज बनाए, तो ये सभी के सभी क्या होने चाहिए, ये सभी के सभी उस रिलेशन में आने चाहिए, तभी हम लोग इस रिलेशन को क्या कहते हैं, इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ऐसे यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी अगर हम लोग कोई भी मैट्रिक्स ले लेंगे उस मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स के साथ, यानी वो मैट्रिक्स यहाँ पर उसी मैट्रिक्स के साथ सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि if A is a square matrix, if A is a square matrix, अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, then the matrix A is always
इज ऑलवेज सिमिलर टू ए, सिमिलर टू ए। तो अगर ए कोई यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो हमेशा अपने के साथ क्या होगा, सिमिलर होगा। दैट इज़, इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इज़, यहाँ से देखिए ज़रा, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी इनवर्स इंटू ए इंटू पी। अब चाहो तो उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ए हमेशा ए के इक्वल आएगा। ठीक है, यानी कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अपने के साथ तो सिमिलर होगा ही। सिमिलर होने का मतलब कि यहाँ पे अगर इस वाले कह सकते हैं इस ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें और इस ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें तो वो तो इक्वल ही आनी है, क्योंकि मैट्रिक्स ए तो वही है। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि ए हमेशा क्या होगा, ए हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। नंबर 2, दूसरा हमको दिखाना है सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, कि सिमेट्रिक के लिए हम लोग यहाँ पे 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं ए और बी। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर ए बी के सिमिलर है तो बी ए के सिमिलर होना चाहिए, ये हमको दिखाना पड़ेगा सिमेट्रिक में। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन हमारी ये होती है। तो हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्सेस, देन तो पहली कंडीशन क्या होगी, या फिर यहाँ पे लेट ले लेते हैं, लेट। तो हम यहाँ कर सकते हैं इफ़ ए इज़ सिमिलर टू बी। अगर मान लेते हैं ए क्या है, बी के सिमिलर है, तो अगर ए बी के सिमिलर होता है तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो जाएगी, अगर ए बी के सिमिलर होता है तो कह सकते हैं ए इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इज़ इक्वल टू हो जाएगा पी इनवर्स इंटू बी इंटू पी। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या दिखाना है, इसको हम लेके चलेंगे और प्रूफ करेंगे कि बी भी क्या है, ए के सिमिलर है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं, इस साइड ले लें, पी के साइड पी इनवर्स का कह सकते हैं पी इनवर्स ले लिया जाए, और पी इनवर्स के साइड अगर पी ले लिया जाए, यानी कह सकते हैं यहाँ पर अगर हम लोग इस साइड अप्लाई कर दें पी डॉट ए और यहाँ पे ले लिया जाए पी इनवर्स, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा कितना, हो जाएगा पी इंटू पी इनवर्स ऑफ बी इंटू पी ऑफ पी इनवर्स। इस तरह से ले लिया हमने। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं p इंटू ए इंटू पी इनवर्स, इसको ऐसे रहने दें, और यहाँ से ये p और p इनवर्स कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा i आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू b इंटू ये भी i आ जाएगा। और अगर i का मल्टीप्लाई b के साथ करें फिर उस b का मल्टीप्लाई i के साथ करें तो वो तो b ही आने वाला है। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि p इंटू ए इंटू पी इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा b। ठीक है, अब देखिए b को a के सिमिलर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p को लिख सकते हैं p इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इंटू पी इनवर्स इज इक्वल टू b। और यहाँ से अगर p इनवर्स को q सपोज कर लिया जाए, लेट p इनवर्स इज इक्वल टू q, यहाँ पे मान लेते हैं कि p इनवर्स इज इक्वल टू q, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं q इनवर्स इंटू ए इंटू क्यू इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे ये कंडीशन क्या बता रहा है, ये कंडीशन बता रहा है कि q यहाँ पे एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है कि q इनवर्स का मल्टीप्लाई a के साथ करें फिर इसका मल्टीप्लाई q के साथ करें तो वो b के इक्वल आ जाता है। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि a हमने लेके चला था क्या, a को लेके चला था b के सिमिलर, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया b इज़ सिमिलर टू a, यहाँ पे क्या आ गया, b a के सिमिलर हो गया। तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी सिमेट्रिक की। ठीक है, कि अगर a यहाँ पे b के सिमिलर होता है तो ये कंडीशन होगी। तो इसी कंडीशन को अब उल्टा हमको दिखाना है। उल्टा दिखाने का मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको ये दिखाना पड़ेगा कि b इज इक्वल टू आना चाहिए p इनवर्स इंटू ए इंटू पी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर p ही लिया जाए, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर हमने दिखा दिया b इज इक्वल टू q इनवर्स इंटू ए इंटू क्यू, कि q एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है कि q इनवर्स का मल्टीप्लाई a के साथ करें और a का मल्टीप्लाई q के साथ करें तो वो b के इक्वल आ जाता है। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि b इज सिमिलर टू a, b a के सिमिलर हो जाएगा।
यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्सेस है वो सिमेट्रिक आ गया है यहाँ पर, ठीक है, कि जो सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्सेस है वो सिमेट्रिक भी होता है। अब तीसरी कंडीशन जो है उसको आप लोग देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको मिटाएं। तो तीसरी कंडीशन हमारी होती है ट्रांजिटिव। तीसरा हमको दिखाना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर ए कोई मैट्रिक्स अगर वो बी के सिमिलर होता है और बी कोई मैट्रिक्स अगर सी के सिमिलर होता है तो ए भी सी के सिमिलर होगा। अगर ए बी के सिमिलर और बी सी के सिमिलर है तो ए भी क्या होगा, सी के सिमिलर होना चाहिए, तब वहाँ पर वो जो सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्स होगा वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो इसको देखें यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं कि इफ़ A, B and C are 3 square matrices, 3 square matrices, या फिर यहाँ पे लेट लिख लें, लेट। तो यहाँ पहली कंडीशन if A is similar to B, अगर यहाँ मान लेते हैं A क्या है, B के सिमिलर है, तो अगर A B के सिमिलर होता है तो यहाँ से क्या जाएगा, तो यहाँ से दैट इज़ हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर A इज इक्वल टू हो जाएगा P इनवर्स इंटू B इंटू P। इस तरह से इसको इक्वेशन 1 बना दें, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन इफ़ B इज़ सिमिलर टू C, अगर B मान लेते हैं सिमिलर टू C के सिमिलर है, दैट इज़ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो जाएगा कि B इज इक्वल टू Q इनवर्स यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे P नहीं लिया जाएगा, दूसरा इनवर्स लेंगे Q, तो Q इनवर्स इंटू कह सकते हैं C इंटू Q। तो अगर यहाँ पे B C के सिमिलर होता तो ये कंडीशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करके हमको दिखाना क्या है, हमको ये दिखाना है कि A भी C के सिमिलर होना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे दिखा सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A इज इक्वल टू दिया है P इनवर्स इंटू B इंटू P। आई होप आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, जी हाँ। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन 2 से B की वैल्यू पुट कर लें। A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे हो जाएगा कि P इनवर्स और ब्रैकेट में B की वैल्यू है Q इनवर्स इंटू C इंटू Q इंटू P। इस तरह से आ जाएगा, हमने B की वैल्यू ये पुट कर ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे, अब यहाँ पे अगर हम लोग ब्रैकेट हटाते हैं तो यहाँ पे A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा P इनवर्स इंटू Q इनवर्स, P इनवर्स इंटू Q इनवर्स इंटू C और इंटू यहाँ पर हो जाएगा कितना, Q इंटू P। और यहाँ से देखिए ज़रा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम लोग A इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं QP का इन्वर्स इंटू C इंटू, और यहाँ पे इसको QP को एक साथ ले लें। देखिए ये कहाँ से आया, हमको पता है कि अगर दो मैट्रिक्स हमारे इस तरह से हों कि A और B का मल्टीप्लाई किया जाए और अगर उसका इन्वर्स लेते हैं तो ये इक्वल होता है B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स के, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, हमने पीछे पढ़ा है कि अगर दो मैट्रिक्स A और B हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर उसका इन्वर्स लिया जाता है तो वो इक्वल होता है B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स के। यहाँ पर भी P इन्वर्स इंटू Q इन्वर्स है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं QP का इन्वर्स और इंटू QP को एक से लिख दिया हमने। अब अगर इसको हम लोग कुछ और सपोज कर लें, मान लीजिए इसको अगर हम लोग इसे हम अगर R सपोज कर लेते हैं, या फिर मान लीजिए हम इसे T सपोज कर लें, T अगर सपोज कर लेते हैं QP इज इक्वल टू T, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं A इज इक्वल टू कितना, A इज इक्वल टू T का इन्वर्स इंटू C इंटू T। और ये कंडीशन क्या बता रही है, ये कंडीशन ये बता रहा है कि A इज़ सिमिलर टू C। A यहाँ पे क्या आ गया, A जो है C के सिमिलर आ गया। तो हमने क्या देखा कि अगर A B C 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है
और वहाँ पर अगर ए बी के सिमिलर होता है और बी सी के सिमिलर होता है, तो इन दोनों को यूज़ करके हमने दिखा दिया कि ए बी क्या होता है, सी के सिमिलर होता है। यानी जो यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्सेस है वो ट्रांजिटिव भी होता है। यानी सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्सेस जो है तीनों कंडीशन को फॉलो करता है। नंबर 1 वो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी है, सेकेंड हमने देखा कि वो सिमेट्रिक भी होता है, और थर्ड हमने देखा कि वो ट्रांजिटिव भी होता है। तो अगर कोई भी कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्सेस ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, देन वी कैन से दैट, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्सेस is an equivalence relation, यानी यहाँ पर जो सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्सेस है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये छोटा सा वीडियो लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हमने देखा कि दो मैट्रिक्स सिमिलर कब हो सकते हैं, उनकी सिमिलरिटी की कंडीशन क्या हो सकती है। उसके बाद हमने इससे रिलेटेड थ्योरम भी देखा कि यहाँ पर कि जो हमारा सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्सेस होता है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दो मैट्रिक्स सिमिलर हैं तो दो मैट्रिक्स के सिमिलर होने का मतलब कि पहले वाले की डिटरमिनेंट वैल्यू और दूसरे वाले की डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा इक्वल आने वाली है। और यहाँ पर एक सस्पेंस ये बना रहा कि यहाँ पर हम P इन्वर्स क्या ले रहे हैं। ये जो सस्पेंस है वो आपको आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में ये खुलने वाला है कि यहाँ पे P इन्वर्स या P होता क्या है, एक्चुअली ये P है क्या। तो ये अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज़ डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। उस टॉपिक में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर P इन्वर्स या P लिया क्या जा रहा है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आपके मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक दैट इज़ डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्सेस।